राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद अजमेर, दिल्ली, हांसी, सिरसा, समाना तथा कोहराम के क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधीन हो गए। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार से हिंदू धर्म की बहुत हानि हुई। इस युद्ध में हजारों हिंदू योद्धा मारे गए, चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई, देश की अपार संपत्ति म्लेच्छों के हाथ लग गई। उन्होंने पूरे देश में भय और आतंक का वातावरण बना दिया। हिंदू राजाओं का मनोबल टूट गया। हजारों लाखों ब्राह्मण मौत के घाट उतार दिए गए। लाखों स्त्रियों का सतीत्व भंग किया गया। मंदिर एवं पाठशालाएं ध्वस्त करके अग्नि को समर्पित कर दी गईं। जैन साधु उत्तरी भारत छोड़कर नेपाल तथा तिब्बत आदि देशों को भाग गए। पूरे देश में हाहाकार मच गया और इतिहास ने भारत भूमि पर गुलामी का पहला अध्याय लिखा। इससे पहले भारत भूमि के लोग गुलामी शब्द से परिचित नहीं थे। ईस्वी 1192 में शहाबुद्दीन गौरी के साथ उसका दरबारी लेखक हसन निजामी भी गजनी से अजमेर आया था। उसने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में अजमेर नगर का वर्णन करते हुए लिखा है, अजमेर के बागीचे 7 रंगों से सजे हुए हैं। इसकी पहाड़ियां तथा जंगल का चेहरा चीन की प्रसिद्ध चित्र दीर्घा का स्मरण करवाता है। इसके उद्यानों के पुष्प इतनी सुगंध देते हैं मानो उन्हें स्वर्ग से धरती पर भेजा गया हो। प्रातःकाल की सुगंधित वायु बागीचों में इत्र छिड़क देती है और पूर्व से आने वाली लहरियां ऐसे लगती हैं जैसे ऊद जलाई गई हो। जंगल के पेड़ सनवाल तथा बनफशा के पुष्पों से सुगंधित रहते हैं। सुबह की श्वास ऐसी आती है जैसे कपड़ों से गुलाब तथा पोस्त के पुष्पों की खुशबू आ रही हो। अजमेर की मिट्टी में तिब्बत के हिरणों की कस्तूरी की सुगंध है। अजमेर के मीठे पानी के फव्वारे स्वर्ग के फव्वारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि रात में भी फव्वारों के तले में डाला गया कंकर साफ दिखाई देता है। इन फव्वारों का जल सलसबिल के जल की तरह मीठा है और यह जीवन देने वाले जल के रूप में स्थित है। नगर तथा उसके चारों ओर का क्षेत्र बहुत सुंदर है। इसके वातावरण में हर ओर चमक तथा प्रकाश है। इसके पुष्पों में सौंदर्य एवं शुचिता है। इसकी वायु एवं धरती में शुचिता है। जल तथा वृक्ष प्रचुर मात्रा में है। यह अनवरत आनंद और विलास का स्थल है। अजमेर नगर का यह वर्णन मोहम्मद गौरी के दरबारी लेखक द्वारा किया गया है। इसलिए यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों गजनी कितना निर्धन और कितना गंदा दिखता होगा। इसी कारण गजनी से आए लोगों को अजमेर एक स्वर्ग जैसा दिखाई दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने इस स्वर्ग को तोड़ दिया। उसकी सेनाओं ने अजमेर नगर में विध्वंसकारी तांडव किया। नगर में स्थित अनेक प्राचीन मंदिर नष्ट कर दिए गए। बहुत से देव मंदिरों के खंभों एवं मूर्तियों को तोड़ डाला गया। अजमेर नगर में पृथ्वीराज चौहान के ताऊ विग्रहराज चतुर्थ अर्थात वीसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला एवं सरस्वती मंदिर को भी तोड़ डाला गया तथा उसके एक हिस्से को मस्जिद में बदल दिया गया। यह भवन उस समय धरती पर स्थित सुंदरतम भवनों में से एक था, किंतु इस विध्वंस के बाद यह भवन स्मृति के गर्त में चला गया तथा 600 सालों तक किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। उन दिनों इस शाला के समान जैनियों का भव्य इंद्रसेन मंदिर हुआ करता था। गौरी की सेनाओं ने उसे भी नष्ट कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर के प्रमुख व्यक्तियों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली पर तुर्कों का शासन हो गया और दिल्ली सल्तनत का शासन आरंभ हुआ। मोहम्मद गौरी ने
चौहान साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया तथा भारत के समस्त मुस्लिम आधिपत्य वाले क्षेत्र उसके अधीन कर दिए। अजमेर तथा नागौर मुस्लिम सत्ता के प्रमुख केंद्र बनाए गए। मोहम्मद गौरी ने अमीर अली को नागौर का मुफ्ती अर्थात जागीरदार तथा हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। भारत भूमि को इक्ष्वाकु वंश से लेकर मौर्यों, गुप्तों तथा प्रतिहारों जैसे प्रतापी राजवंशों की अनुपम सेवाएं प्राप्त हुईं। चौहानों ने भी कई शताब्दियों तक हिंदू जाति की स्वतंत्रता को बनाए रखा, किंतु दैववश ईस्वी 1192 में पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया। इससे हिंदू जाति की स्वतंत्रता नष्ट हो गई तथा भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी के दरबारी लेखक हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज को मारने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के अवयस्क पुत्र गोविंदराज से विपुल कर और धन लेकर गोविंदराज को अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी कुछ समय तक अजमेर में रहकर दिल्ली चला गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा एडवर्ड थॉमस ने अजमेर से प्राप्त एक सिक्के का उल्लेख किया है, जिसके एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तथा दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम अंकित है। शहाबुद्दीन गौरी को ही मोहम्मद बिन साम कहते थे। यह सिक्का संभवतः उस समय का है जब शहाबुद्दीन अजमेर में था तथा वह पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का राज्य दे चुका था। इस मुद्रा की लिपि हिंदी भाषा में है। यह सिक्का इस बात का द्योतक है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों को जब्त करके उन पर दूसरी ओर अपना नाम अंकित करवाया तथा उन्हें फिर से जारी किया। शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर से और भी कई सिक्के चलाए। उसके चलाए हुए सोने के सिक्कों पर एक ओर देवी लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरी ओर नागरी लिपि में श्री महमद बिन साम लिखा हुआ मिलता है। उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा त्रिशूल के साथ श्री महमद साम और दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान श्री हमीर लिखा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने श्री हमीर को श्री अमीर पढ़ने की गलती की है। यह सिक्का मूलतः शहाबुद्दीन गौरी ने चलाया था, जिसके एक तरफ श्री महमद साम अर्थात श्री मोहम्मद बिन साम अंकित है। इसके दूसरी तरफ जो अंकन था उसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस अंकन के ऊपर रणथंभौर के हम्मीर ने अपना नाम श्री हमीर अर्थात श्री हम्मीर उत्कीर्ण करवाया। ईस्वी 1193 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण करके उसे भी मार डाला तथा उसका राज्य नष्ट कर दिया। इससे कन्नौज तथा बदायूं आदि के क्षेत्र भी मुसलमानों के अधीन हो गए। अगली कड़ी में देखिए, अजमेर के राजपूतों से गजनी ने भयानक प्रतिशोध लिया।